क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल आपके एग्ज़ाम में हैं। इसमें आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें लाए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये होते हैं 4-4 नंबर के। तो इसमें आप लोगों को एक पेज में लगभग जानकारी लिखनी होगी और सारे क्वेश्चन क्रम से करने होंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। क्वेश्चंस जो पूछे गए उनको समझना है और उनका वही आंसर देना है जो पूछा गया है। उतना आंसर तो आपको क्लियर देना ही होगा, नहीं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, मानव जीवन में जल का क्या महत्व है? तो जल ही जीवन है, कहा गया जल ही जीवन है। तो जल का क्या महत्व है? जल का सूत्र क्या होता है, ये भी सवाल आता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। अब H क्या है? H का मतलब है हाइड्रोजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये मिलकर बनाता है जल का एक अणु। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये सवाल में भी आता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। तो मानव जीवन में क्या महत्व है, हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है, वही आपको लिखना है। बहुत आसान सवाल है। जल ही जीवन है क्यों कहा गया है? क्योंकि जल हम लोग पीते हैं। प्यास कब लगती है ज़्यादा? गर्मियों में ज़्यादा लगती है। अब गर्मियों में जब खूब पानी पीते हैं तो प्यास लगती है, फिर बार बार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने का क्या फ़ायदा है कि पसीना जो होता है जब उसका वाष्पीकरण होता है, तापमान शरीर का भी कम होता है। तो शरीर के तापमान में सामान्य रखने में जल सहायक है। पहला तो इसका महत्व क्या है? शरीर के तापमान को ये सामान्य रखता है। अगर कम ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तब भी आदमी मर जाएगा, ज़्यादा हो जाए तब भी मर जाएगा। बुखार आता है, देखिए बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो जल का पहला काम है तापमान को सामान्य रखना। जल शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। दूसरा इसका काम क्या है कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ भोजन भी करते हैं। तो भोजन जो पचता है, सारे पोषक तत्व वो अवशोषित होते हैं आंतों में, उसके बाद में पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। तो जो घुल के पहुंचते हैं पोषक तत्व तो जल के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो सांस लेते हैं, वो भी खून में जाके ऑक्सीजन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो पदार्थों के परिवहन के लिए जल आवश्यक है। जो भी पदार्थ हो, चाहे भोज्य पदार्थ हों, चाहे गैसें हों, तो इनके परिवहन के लिए जल आवश्यक है। इसके अलावा बहुत से पाचक एंजाइम होते हैं, विकर जिनको कहते हैं। एंजाइमों के एंजाइम तभी काम करते हैं जब जल होता है। तो जल काम करता है एंजाइम में, जब जल होता है तभी एंजाइम काम करते हैं शरीर में। इसके अलावा जल का और क्या काम है कि जो भी खाना खाए, पचाए, उसके बाद में अवशोषित हो गया खाना, पचा लिए, उसके बाद में क्या होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये काम भी जल ही करता है। शरीर सुबह सुबह अगर हम पानी पिएंगे तो जल से पूरा शरीर साफ होता है। सुबह सुबह पानी पीना चाहिए लोग कहते हैं। तो पानी पी के क्या होता है कि शरीर से गंदगी साफ हो जाती है। तो एक काम होता है जल का कि हानिकारक जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने में मदद करता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, तो जल का काम हो गया। जल तापमान को नियंत्रित रखता है, तापमान नियंत्रण में सहायक है, पसीना निकाल के तापमान नियंत्रित करता है। दूसरा, पदार्थों के परिवहन में, शरीर में खून में जल होता है तो शरीर में खून के माध्यम से ही पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन होता है, शरीर में हर जगह पहुंच जाते हैं। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। और चौथा काम, एंजाइमों को काम करने में मदद करना। तो ये जल के प्रमुख कार्य हैं। कम से कम 4 कार्य आपको बताने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, पेयजल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से? आप बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। पेय का मतलब पीने वाला, जो पीने वाला जल है ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेयजल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। पानी हम लोग कहाँ से पाते हैं? तो हैंडपम्प से, वो भूमिगत जल होता है, जमीन के अंदर का जल होता है। और जो
पीने वाला पानी बोरिंग से निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है, हैंडपम्प हो गया। इसके अलावा कुएँ से पानी निकाला जाता है, वो भी भूमिगत जल हो गया। इसके अलावा नदी, झरने, तालाब, वहाँ से भी बहुत से लोग पानी पीते हैं। तो पानी पीने का जो प्राप्त होता है, नदी, झील, तालाब, नल, ये सब कुआँ, ये सब स्रोत आप लिख सकते हैं डिटेल में। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा ये। और देख रहे हैं आप 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं आया, लगातार पूछेगा। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 में पूछा गया। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, आप बता लेंगे। अगला है मृदु जल और कठोर जल में अंतर बताइए। अब बताइए मृदु जल और कठोर जल में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन लगता है बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है। मृदु का मतलब होता है मीठा, मीठा पानी, जो हाँ आमतौर पे हम लोग पीते हैं वो मीठा पानी कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। लेकिन कुछ जल ऐसा होता है जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती, पीला हो जाता है, बोतल में रख दें तो पीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं। तो ऐसा जल कहलाता है कठोर जल। तो ये पानी पीने में सहायक नहीं होता, पानी पीने के लिए शुद्ध नहीं माना जाता है, ऐसा पानी पेयजल नहीं होता है। लेकिन मृदु जल इसमें संतुलित मात्रा में होता है, पानी बढ़िया मीठा मीठा लगता है, इसलिए इसका नाम है मृदु जल। तो मृदु जल पीने में काम आता है और कपड़े भी आसानी से इसमें साफ हो जाते हैं। लेकिन कठोर जल में कपड़े ठीक से साफ नहीं होते हैं, जल्दी इसमें झाग नहीं उत्पन्न होता, तो यही अंतर है। और इसमें अशुद्धियाँ जरूरत से ज़्यादा होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं और सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं। मृदु जल में सारे खनिज लवण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फेट। ठीक है, और भी कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, तो ये अंतर आराम से आप लिख लेंगे। मृदु जल और कठोर जल याद रखिए, पीने वाला जल और कठोर जल जिसमें अशुद्धियाँ तमाम मिली होती हैं। तो अगला देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर बताइए। अब ये भी सवाल थोड़ा जो है समझने वाला है। शुद्ध को इंग्लिश में प्योर कहा जाता है। प्योर वाटर क्या है, शुद्ध जल क्या है, जो भी हम पानी पीते हैं शुद्ध जल ही पीते हैं। तो हम देखते हैं कि रंगहीन, कोई रंग नहीं, गंधहीन, महक भी नहीं और स्वादहीन। तो ऐसा जल जिसमें कोई रंग ना हो, गंध ना हो और कोई खास स्वाद ना हो, तो उसको कहते हैं शुद्ध जल। लेकिन उसके विपरीत अशुद्ध जल क्या है कि अगर पता चलेगा कि कहीं आसपास गलत जगह से पानी आ रहा है, नल का भी पानी है, उसमें पता चलता है अजीब सा वास आता है, गंध आती है, तो ऐसा जल अशुद्ध जल कहलाता है, जिसमें गंध अच्छी ना हो, रंग उसका गलत हो, पता चलता है पीला पीला पानी हो जाता है, तो अशुद्ध जल है, इसमें मतलब कुछ अशुद्धियाँ उसमें मिली हुई हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर हो गया। इसके अलावा शुद्ध जल में कीटाणु नहीं होंगे, जीवाणु नहीं होगा, तो ये रोगाणुओं से मुक्त होगा, लेकिन इसमें रोगाणु अशुद्ध जल में हो सकते हैं। तो ये अंतर हो गया शुद्ध और अशुद्ध जल में। शुद्ध जल पेयजल है, शुद्ध जल पेयजल नहीं है। तो याद रखिए, शुद्ध जल पेयजल जो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, ऐसा शुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल कैसा हो सकता है, गंध वाला भी हो सकता है, स्वाद वाला भी हो सकता है और अजीबोगरीब रंग वाला भी हो सकता है, और इसमें जीवाणु कीटाणु भी मिले हो सकते हैं शुद्ध जल में। तो ये दोनों में अंतर आराम से आप लिख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 15, 16, 18, 20 लगातार पूछा गया, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय बचत पत्रों से क्या अभिप्राय है। अब राष्ट्रीय बचत पत्र इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय नेशनल बचत को कहते हैं सेविंग और पत्र को सर्टिफिकेट। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है NSC। अब NSC क्या है कि हम लोग डाकखाने जाते हैं, तो डाकखाने में पैसा जमा करते हैं और कहते हैं कि हमको NSC चाहिए। तो NSC जो होती है, एक प्रपत्र मिल जाता है, उसमें क्या होता है कि लिखा होता है कि आपने कब NSC बनवाई है और कब आपको मिलेगी। इसकी कम से कम 5 साल के लिए इसको जमा करना पड़ता है। NSC 5 साल के लिए आमतौर पे लोग कराते हैं। 5 साल में लगभग 6.8% लगभग ब्याज इसमें इस समय है। तो
अब हो सकता है थोड़ा कुछ रिवाइज हुआ हो, लेकिन 6.8% ब्याज अभी तक रहा है। तो राष्ट्रीय बचत पत्रों से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है कि डाकखाने में जो हम पैसा जमा करते हैं, उसके बाद में वहाँ पैसा जमा होने के बाद में एक हमको उसका प्रूफ मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपका 5 साल के लिए, जितने साल के लिए आप कराएं वो आपका जमा है। समय पूरा होने पे आप पैसा इकट्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ब्याज सहित आपको पैसा मिल जाएगा। तो एनएससी क्या है? ऐसा प्रपत्र आपको दिया जाता है पैसा जमा करने के बाद, जो समय पूरा होने पे आप दिखा के डाकखाने से पैसा प्राप्त कर लेते हैं। अगला है जीवन बीमा की उपयोगिता बताइए। अब इसका देखिए, जीवन और बीमा, जीवन मतलब ये जिंदगी से संबंधित है, और बीमा, बीमा इसको कहते हैं। बीमा क्यों कहा गया? अब आमतौर पे जो एजेंट कहेंगे तो बीमा है, नाम क्या है? जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जीवन को आपने एश्योर्ड कर दिया, इंश्योरेंस करा लिया। इसका मतलब क्या है? जीवन बीमा का मतलब ये है कि अगर आपने जीवन बीमा कराया है, कल को कोई बात हो जाए तो घर वालों को मरने के बाद नॉमिनी को पैसा मिलता है। पहला सबसे बड़ा इसका बीमा का फ़ायदा है, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है उस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके जगह पे बीमा कंपनी LIC या रिलायंस या HDFC, बहुत सी कंपनियां हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो बीमा धारक की मृत्यु के बाद में घर वालों को पैसा मिल जाता है। सबसे बड़ा फायदा माना गया है कि इसीलिए कहा गया बीमा, घर वालों के लिए दूसरी माँ की तरह से। और दूसरी चीज़ है इसका फ़ायदा कि एक आर्थिक सुरक्षा होगी घर वालों के लिए, कि अगर गृहस्वामी की मृत्यु होती है तो घर वालों को पैसा एक मिलता है, निश्चित धनराशि मिलती है। अगर बीमा धारक की मृत्यु नहीं होती तो बीमा पूरा होने पर उसको बोनस सहित पैसा मिलता है, दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा है, अगर बीमा धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो दुर्घटना हित लाभ मिलता है, विकलांगता हित लाभ मिलता है। उसके अगर इस तरह से उसमें फ़ायदे लिए गए हैं तो क्या होता है कि बीमा कंपनियां पैसा जो बीमा हर महीने हर साल जमा करने का रहता है उसको भी बीमा कंपनी जमा करती है और कुछ उसमें फ़ायदे भी देती है। इस तरह के लाभ मिल सकते हैं। अगला फ़ायदा है कि इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जो लोग बीमा कराते हैं उसका इनकम टैक्स में उसको छूट ले सकते हैं, ये फ़ायदा है। इसके अलावा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं लोग, अगर चाहें तो पैसा अपना ना निकालें, जमा करें, वो बुढ़ापे में पेंशन ले सकते हैं। तो इस तरह से बीमा के बहुत से फ़ायदे हैं। बच्चों की शादी के लिए लोग कराते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कराते हैं, बहुत से फ़ायदे आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन है, 2013, 14, 17, 18, 19, 20 में लगातार पूछा गया है। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे पासबुक और चेकबुक में अंतर बताइए। तो पासबुक और चेकबुक, आप लोगों का खाता खुला होगा तो इसका अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। पासबुक सबके पास होगी, तो हम यहाँ पे एक पासबुक दिखाते हैं आपको। पासबुक क्या है कि इसमें सबसे पहले फ़ोटो लगा होता है, तो पहचान पत्र की तरह से भी है, पहचान भी आती है। इसके अलावा इसमें बैंक का पूरा डिटेल होता है और जिसका खाता खुला है उसका पूरा एड्रेस भी लिखा रहता है। तो पासबुक क्या है? जिसमें खाता धारक की सारी जानकारी रहती है, बैंक का नाम रहता है, डिटेल रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं दिनांक, विवरण, चेक संख्या, निकासी, जमा धनराशि, शेष। तो इसमें जितने भी लेन देन होते हैं उसका पूरा विवरण रहता है इस पर पासबुक में। पासबुक क्या है? जिसमें खाता धारक की जानकारी रहती है, लेन देन की जानकारी रहती है, वो होती है पासबुक। और चेकबुक क्या होती है? चेक है हमारे पास, चेक आप देख रहे हैं कि पैसा निकालने के काम आते हैं। इसमें चेक जो होती है, इसमें आप ऊपर देख रहे हैं लिखा है पे, तो जिसको पैसा निकालना है उसका नाम रहता है, उसके बाद में रहता है कितने पैसे निकालने हैं वो रहता है। उसके बाद में नीचे पर रहता है, यहाँ पर जो पैसे निकालना है यहाँ पर अकाउंट होल्डर अपना लिखता है सिग्नेचर। तो चेक ये हो गई। चेकबुक क्या है? पैसा निकालने के लिए इसमें भरते हैं और पैसा ले जाके कोई निकाल सकता है। पासबुक क्या है? पासबुक में जो पैसे का लेन देन होता है उसका पूरा इसमें लिखा जाता है, इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। तो चेकबुक और पासबुक में अंतर आसानी से लिख सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि चेकबुक कितने प्रकार की होती हैं। तो चेक जो होती हैं, चेक अगर हम किसी को दे दें कि जाओ पैसा निकाल लो, इसमें पैसा भर के दे दिया जाए, तो उसको कहते हैं वाहक चेक। ले जाके कोई निकालता है तो उसको कहते हैं वाहक चेक, वो अपना नाम भर ले, अपना निकाल ले।
वाहक चेक। अगर उस पर हम नाम उसका लिख दें और पैसा पूरा डिटेल लिख दें तो ऐसा चेक कहलाता है आदेशित चेक। और जिसके नाम पे देंगे उसका नाम हम लिख के पैसा लिख के अगर दे दें तो उसको कहेंगे आदेशित चेक। और अगर इसको एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाए तो उसको कहेंगे उपहार चेक, गिफ्ट चेक कहा जाता है। इसके अलावा यात्रा के समय जो चेक ले जाते हैं उसको यात्री चेक कहते हैं। और अगर इस चेक पर यहाँ पर 2 लाइनें खींच दें तो ऐसी चेक जिसको देंगे वो अपने खाते पर पैसा जमा करेगा, उसको नगद पैसा नहीं मिलेगा बल्कि उसको चेक जमा करना पड़ेगा अपने खाते पर, तो उसके खाते पर पैसा आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि रेखाएं खींच दी जाती हैं तो बैंक वाले जान जाते हैं कि इसको खाते पे केवल पैसा भेजना है, तो ऐसा चेक कहलाता है रेखांकित चेक। तो चेक का अगर प्रकार पूछा जाए तो आप बताएंगे चेक कौन कौन सी? वाहक चेक जो कोई ले जाता है पैसा निकालता है, आदेशित चेक अगर चेक पे नाम लिख के देते हैं वो पैसा कोई निकालता है, आदेशित चेक हो गया। तीसरा रेखांकित चेक जिसमें रेखाएं 2 खींच देते हैं, रेखांकित चेक। चौथा उपहार चेक, किसी को पैसा लिख के गिफ्ट में दे दिया, उपहार चेक हो गया। और यात्रा में जो ले गए यात्री चेक, ट्रेवलर चेक कहा जाता है। तो इस तरह से चेक के प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम बताना उचित समझते हैं। लेकिन इसमें आपको केवल लिखना है पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है वो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत क्या है, बचत के लाभ लिखिए। आप बताइए बचत क्या है? बचत को कहते हैं इंग्लिश में सेविंग। सेविंग जो आमतौर पे बैंक में खाता खुलाते हैं उसको बचत खाता हम लोग कहते हैं। आमतौर पे जो लोग खाता खुलाते हैं बचत खाता, उस पर पैसा बचा के जमा किया जाता है, इसलिए उसको कहेंगे बचत खाता। अब बचत के लाभ क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसा निकाल सकते हैं। बचत का मतलब क्या होता है कि जो घर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है उसको कहते हैं बचत। बचत से फ़ायदे क्या है कि आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मजबूत होती है, देश को भी फ़ायदा मिलता है। ये सब आगे आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बचत क्या है? तो बचत जो पैसा हम बचा के अपनी आवश्यकता पूरा करने के बाद जो पैसा बचा के रखते हैं, जमा करते हैं बैंक में, वही बचत कहलाती है। बैंक में या डाकखाने में लोग जमा करते हैं, तो बचत जमा करने के सरकारी साधन है, भी सवाल पूछा जाता है। डाकखाने और बैंक सरकारी संस्थान है जहाँ पर हम बचत का पैसा जमा करते हैं। तो आवश्यकता से के बाद जो शेष धनराशि हम बचाते हैं वही कहलाती है बचत। बचत के लाभ क्या है कि बचत से क्या होता है कि आर्थिक स्थिति व्यक्ति की तो अच्छी होती है, देश की स्थिति अच्छी होती है। आवश्यकता पड़ने पर बचत के पैसे का उपयोग किया जा सकता है, शादी में, ब्याह में, बच्चों के जो है पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं। तो बचत के ये सब बहुत से फ़ायदे हैं, आप डिटेल लिख सकते हैं। तो लाभ भी आ सकता है और बचत क्या है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं पेचिस रोग का कारण और लक्षण लिखिए। पेचिस क्या है? पेचिस को इंग्लिश में कहते हैं डायसेंट्री। डायसेंट्री और अतिसार में अंतर लिखिए, भी सवाल आया था। तो अतिसार को कहा जाता है डायरिया। डायरिया। अब डायरिया और डायसेंट्री में क्या अंतर है? पेचिस क्या होता है? आमतौर पर क्या होता है, मरोड़ होती है और खून और आंव के साथ दस्त होती है, तो ये पेचिस कहलाती है। किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है। लेकिन जो अतिसार है खासतौर से वर्षा ऋतु में होता है, और अतिसार बहुत ज़्यादा बार बार पतले दस्त होते हैं, तो इसको इसीलिए अतिसार कहा गया है। तो अतिसार जो होता है ये आमतौर पे वर्षा ऋतु में तो होता है और ख़ासतौर से बच्चों को होता है। बच्चों की बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी गई है। अब दोनों बीमारियों में क्या है कि आमतौर पे जल की कमी हो जाती है, जिसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और जल की कमी अगर है तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया जाता है जिसको कहा जाता है ORS। पाउडर आता है, तो उस पाउडर को जल में घोलकर व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है ORS। ORS का पूरा मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ऐसा घोल होता है जिसको मुख के द्वारा दिया जाता है। मुख, ओरल का मतलब मुख के द्वारा दिया जाता है सॉल्यूशन को, इसलिए इसका नाम हो गया ORS। को पूरा नाम क्या होता है इसका? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन घरों में अगर ये नहीं है तो पानी, चीनी और क्या कहते हैं, नमक थोड़ा सा मिलाकर
पिलाया जा सकता है। लेकिन ये तो शुरुआती उपाय है कि तुरंत हमको ये देने चाहिए अगर किसी को उल्टी दस्त हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को समय पर दिखाना उचित है। अब डायसेंट्री क्या है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, तो लक्षण हमने बता ही दिया। कारण क्या है डायसेंट्री का, डायसेंट्री जो होती है, डायसेंट्री आमतौर पे 2 कारणों से हो सकती है। एक हो सकती है अमीबिक, तो अमीबा द्वारा हो सकती है, जिसको कहते हैं एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके अलावा इसको अमीबिये पेचिस कहा जाता है, अमीबिये पेचिस। इसके अलावा जो दूसरा होता है बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा। तो पेचिस के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। और जो डायरिया है, डायरिया जो होती है ये बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकती है, बैक्टीरिया द्वारा, और दूसरा हो सकती है वायरस द्वारा भी, वायरस द्वारा भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया द्वारा जो होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या ई कोलाई द्वारा भी हो सकते हैं, ई कोलाई। तो कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनकी इन्फेक्शन से डायरिया हो सकती है। तो वायरस जो होते हैं, वायरस से हो सकती है, तो काफ़ी लंबे समय तक ये अतिसार की दिक्कत होती है। तो ऐसे में बच्चों को भर्ती भी कराना पड़ता है, ग्लूकोज भी चढ़वाना पड़ सकता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम किया जाता है। यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस है, इसमें भी लोगों को अतिसार की दिक्कत आ जाती थी। तो हार्मोनल दिक्कतों की वजह से या दवाओं के प्रभाव से भी डायरिया हो सकता है। तो डायरिया के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो पेचिस और डायरिया में अंतर आप आसानी से लिख लेंगे। पेचिस का कारण क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे अमीबिये पेचिस होती है, या बैसिलस बैक्टीरिया, पेट में मरोड़ होती है और आंव भी आता है, गाढ़ा श्लेष्म निकलता है। तो इस तरह से बार बार लेट्रिन जाना वो कहलाता है पेचिस। और अतिसार क्या है, पतले दस्त आना, खासतौर से बच्चों को वर्षा ऋतु में खासतौर से ये सब दिक्कतें ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं अतिसार। और ये भी बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है अतिसार, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पक्के इसमें से क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक